हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारा ये आधुनिक भारत का जो इतिहास चल रहा था और इसमें हम पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन को, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन से किसी भी परीक्षा में जो है क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं बच्चों, ठीक है ना। इसलिए आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का रहने वाला है और इससे जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनेंगे वो सारा का सारा यहाँ पे डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है ना। वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी एक कहानी के वे में मैं आपको बताते चलता हूँ सारी चीज़ों को, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या कारण था, क्यों हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन लाना पड़ा बच्चों, ठीक है। या फिर हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमने जो है पीछे कह सकते हैं कि जब हम असहयोग आंदोलन चला रहे थे बच्चों, और असहयोग आंदोलन के दौरान ही हम सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का प्रयास किए थे, लेकिन वहाँ पे चौरी चौरा कांड हो गया और इसकी वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो खिंचता चला गया आगे की तरफ। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी, कुछ ऐसी घटनाएं थी जो कि प्रेरित करती हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए बच्चों, ठीक है ना। उनमें से कुछ परिस्थितियों को मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ सीधे सीधे। तो आप देखेंगे इस आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है वो कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन 1928 में नेहरू रिपोर्ट। याद रखिएगा, कलकत्ता में जब 1928 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू करते हैं। याद रखिएगा, जो पॉइंट छूटता है वो लिखते चलतिएगा, ठीक है ना। मोतीलाल नेहरू के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है और उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी, जो कि मैंने आपको कल के वीडियो में पढ़ाया था, नेहरू रिपोर्ट, उसको पेश करते हैं और सर्वसम्मति से उसको जो है स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि इस समय कुछ युवा जो थे, जैसे कि आप कह सकते हैं सुभाष चंद्र बोस, कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू, इनका मानना है कि देखिए डोमिनियन स्टेट हमें नहीं चाहिए। डोमिनियन स्टेट का मतलब मैंने आपको कल बताया था कि भारत राज तो भारत करेगा, लेकिन किसके नाम पे करेगा? ब्रिटिश ताज के नाम पे यहाँ पे राज करेगा, उसको डोमिनियन स्टेट कहते हैं बच्चों, ठीक है। इन्होंने कहा कि नहीं, हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में आप देखेंगे कि डोमिनियन स्टेट की बात चल रही थी और उस पर हमें क्या होता, स्वीकार्यता मिली थी। लेकिन जो युवा थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू या फिर आप कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस, ये लोग कहें कि नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें किसी के नाम पे शासन नहीं करना, हमें खुद का शासन करना है, खुद के नाम पे शासन करना है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के बातें आगे बढ़ती गई। तो गांधी जी और मोतीलाल नेहरू ने कहा कि देखिए बहुत ही मुश्किल से इस पे जो है एक पूरा का पूरा मसौदा तैयार हुआ है, सारे लोग इस पे राजी हुए हैं, अब तुम लोग कह रहे हो कि पूर्ण स्वराज चाहिए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, जब बहुत सारी युवाओं का प्रेशर पड़ा गांधी जी के ऊपर, तो गांधी जी ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम 1 साल का पहले उनको मोहलत देंगे। अगर वो 1 साल के अंदर हमें जो है ये सारा का सारा जो नेहरू रिपोर्ट में प्रावधान था वो मान लेंगे तो ठीक है, अन्यथा जो है हम लोग पूर्ण स्वराज के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो अब फिर यहाँ पे आती है फिर लॉर्ड इरविन की घोषणा बच्चों। एक तो कारण ये था कि युवाओं के मन में जो चीज़ें आ गई थी, हमें डोमिनियन स्टेट नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज चाहिए। दूसरी चीज़ें, लॉर्ड इरविन की घोषणा पत्र जो है 31 अक्टूबर 1900 यहाँ पे 28 है, सॉरी यहाँ पे 38 लिख गया है, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, 28 है, ठीक है, याद रखिएगा ये 28 है। तो यहाँ पे जो है लॉर्ड इरविन का जो 31 अक्टूबर 1928 के दिन घोषणा पत्र आता है, वे कहते हैं कि देखिए आप जो मांगना चाहते हैं, आप जो स्वशासन मांगना चाहते हैं, आप जो स्वराज मांगना चाहते हैं, वो भारत शासन अधिनियम 1919 में ही निहित है। पहले एक काम कीजिए, जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट है 1928 की, वो पहले पेश हो जाने दीजिए, क्योंकि आप देखेंगे साइमन कमीशन ने रिपोर्ट कब पेश किया था, 1930 में। उसके हिसाब से हम एक गोलमेज सम्मेलन बनाएंगे और गोलमेज सम्मेलन में सारे भारतीयों को वहाँ पे बैठाएंगे और वहाँ पे चर्चा करेंगे किस प्रकार से आगे स्वशासन की बात को यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो लॉर्ड इरविन के गोलमेज सम्मेलन को लेकर के, क्योंकि कहा कि जैसे ही साइमन आयोग जो है अगर रिपोर्ट पेश कर देता है, वैसे ही हम लोग एक गोलमेज सम्मेलन बुलाएंगे। गोलमेज सम्मेलन बुलाने का मतलब ये था कि गोल मेज पे कोई भी विशिष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं से शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप अगर चौकोर टेबल पे देखेंगे तो सामने वाला एक विशिष्ट पर्सन होता है, बाकी 2 लोग जो होते इधर होते हैं वो कार्यकारी रूप से देखे जाते हैं, लेकिन गोलमेज सम्मेलन में सभी के लिए बराबरी का हक होता है वहाँ पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेदार था। अब इनका मानना था कि देखिए अब नेहरू साइमन कमीशन की रिपोर्ट जिसका खुद ही विरोध कर रहे थे, उसके बाद कह रहे हैं कि हम एक गोलमेज सम्मेलन लाएंगे और उसमें चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है प्रेरित करता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए।
फिर आगे चलेंगे दिल्ली घोषणा पत्र बच्चों, ठीक है। दिल्ली घोषणा पत्र जारी होता है कैसे? सारे दलों ने मिल करके दिल्ली में एक सम्मेलन किया, दिल्ली में एक सभा बुलाई और वो सभा 2 नवंबर 1929 के दिन होती है और यहाँ पे ये सारा निर्णय लिया जाता है। कहा जाता है कि देखिए हमें जो है पहले तो लॉर्ड इरविन को जो है एक पत्र लिखना चाहिए और उस पत्र में हमें कहना चाहिए कि भाई हमारा जो स्वशासन है वो चाहिए, जितने कांग्रेसियों को या फिर कैसे जितने भी आपने क्रांतिकारियों को बंद किया उनको पहले रिहा कीजिए, ठीक है ना। फिर आगे जो है हम ये बात आगे आपकी करेंगे। लेकिन जो है दिल्ली घोषणा पत्र को भी जो है ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा ठुकरा दिया जाता है और इस वजह से भी कहीं ना कहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्टार्ट करने की पृष्ठभूमि तैयार होती है बच्चों। लेकिन आप याद रखेंगे लाहौर अधिवेशन, इन सब में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है लाहौर अधिवेशन है और क्वेश्चन यहाँ से बनता है बच्चों, पक्का बनेगा। जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दी है। लाहौर अधिवेशन 1929 दिसंबर 1929 के अंदर जो है पंजाब की तत्कालीन राजधानी लाहौर के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया और आप कह सकते हैं कि इस समिति के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखिएगा इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखेंगे इस चीज़ को, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे इनको अध्यक्ष क्यों बनाया गया? क्योंकि गांधी जी के वजह से इनको अध्यक्ष बनाया गया। क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी प्रांतीय समितियाँ थी उन सारी प्रांतीय समितियों में से केवल 3 प्रांतीय समितियां ही इनके पक्ष में थीं, बाकी कोई भी इनके पक्ष में नहीं था। लेकिन गांधी जी इनके पक्ष में थे और गांधी जी की बातें सभी लोग मानते थे बच्चों, ठीक है ना। इस वजह से आप देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू को जो है वहाँ पे अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे एक बात ना कि यहाँ पे पूर्ण स्वराज जो है इसका लक्ष्य रखा गया, क्योंकि नेहरू का ये मानना था, मैंने आपको बताया कि जब जो है यहाँ पे मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट पेश की गई तो इन्होंने इसका विरोध किया, कहा कि नहीं हमें डोमिनियन स्टेट ना चाहिए बल्कि हमें जो है बच्चों यहाँ पे पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है ना। पूर्ण स्वराज को लेकर के इन्होंने बातों को रखा अपने। फिर आप देखेंगे कि इन्होंने कहा कि देखिए हम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करेंगे। याद रखिएगा इस लाहौर अधिवेशन के मुख्य लक्ष्य में जो था वो था पूर्ण स्वराज प्राप्त करना। दूसरा लक्ष्य ये था इनका कि गोलमेज सम्मेलन का हमें बहिष्कार करना है, जो कि लॉर्ड इरविन ने घोषणा की थी कि जैसे ही रिपोर्ट पेश करेगा साइमन आयोग वैसे ही हम एक गोलमेज सम्मेलन लंदन में बुलाएंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं हम किसी भी गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाएंगे। दूसरी चीज़ है क्या है आगे, काउंसिल के चुनाव में सदस्यों को भाग नहीं लेना। याद आपको भी रखना है बच्चों कि जो भी काउंसिल का चुनाव है और काउंसिल के चुनाव में ये हुआ कि अगर हम काउंसिल के चुनाव में भाग लेते हैं मतलब हम उनके संवैधानिक व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। इस वजह से यहाँ पे कहा गया कि देखिए कोई भी सदस्य जो है आगामी आने वाली जो भी काउंसिल के चुनाव होंगे उनमें भाग नहीं लेगा। दूसरी चीज़ इनको बताया गया कि जो काउंसिल के सदस्य हैं वे इस्तीफा दे दें बच्चों, ठीक है। इसमें कहा गया वो लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 के अंदर ये सारा प्रावधान किया जाता है। और इसी में सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए यहाँ पे इन 2 चीज़ों को आप तो कभी भूलिएगा भी मत बच्चों, ठीक है ना। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य था, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किस अधिवेशन में लाया गया बच्चों? तो यहाँ पे दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और अगर आपको पूछेगा स्वराज शब्द कब आया तो 1906 कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी जिसके अध्यक्ष थे। मैंने आपको पढ़ाया था स्वराज शब्द जो है पहली बार आया था 1906 के अंदर कोलकाता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। लेकिन पूर्ण स्वराज जो है वो लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में आता है, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे बच्चों, ठीक है ना। फिर देखेंगे 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ पे पूरे राष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ पे घोषणा हुआ। किस दिन का? तो 26 जनवरी का। और आपको जान के ताज्जुब होगा बच्चों कि आज 26 जनवरी को जो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं वो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी ही क्यों चुना गया? इसलिए चुना गया क्योंकि इसी 26 जनवरी के दिन जो है 1930 में प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था बच्चों, ठीक है ना। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगली बात अगर चलेंगे तो दिसंबर 1929 में तिरंगा झंडा फहराया जाता है रावी नदी के तट पे आधी रात को बच्चों, ठीक है ना। रावी नदी के तट पे 31 दिसंबर 1929 में तिरंगा झंडा जो है फहराया जाता है। ये लाहौर अधिवेशन से आप इतनी चीज़ें तो याद रखेंगे ही बच्चों, ठीक है ना, भूलना नहीं है, याद रखेंगे यहाँ पे। अब आगे चलते हैं नमक सत्याग्रह। ये सारी पृष्ठभूमियाँ जब तैयार होती हैं तो यहाँ पे कहा जाता है कि नेहरू के द्वारा दबाव बनाया जाता है गांधी जी के ऊपर, और गांधी जी भी जो है ना वो
कह सकते हैं कि वो भी इस चीज़ की तरफ अग्रसर हुए और उनका भी मानना था कि हाँ, अब जो है हमें नमक सत्याग्रह स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन हमारा एक कर्तव्य, गांधी जी का एक सत्याग्रह की नीति थी, पहले हम उनको आग्रह करें, अगर वो हमारी बातों को न माने तब हम जो है अपना आंदोलन स्टार्ट करें। तो इन्होंने 11 सूत्री मांगे जो है वो ब्रिटिश सरकार के पास या वायसराय के पास इन्होंने पेश किया, लेकिन इनकी 11 सूत्री मांगों पर कोई भी चर्चा नहीं किया गया बच्चों, ठीक है ना। कोई भी वाद विवाद नहीं किया गया, कोई भी समझौता नहीं हुआ। इस वजह से गांधी जी ने नमक सत्याग्रह स्टार्ट करने से पहले 2 मार्च को बच्चों इन्होंने वापस से वायसराय को एक पत्र लिखा और कहा कि हमारी मांगे 1-2 दिन में अगर आप नहीं मानते हैं तो हम जो है नमक सत्याग्रह, नमक कानून को तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। इन्होंने पहले से ही आगाह कर दिया था और इन्होंने अपना पत्र भी दे चुके थे। अब याद रखेंगे, फिर भी कोई भी सुनवाई नहीं होती है तो गांधी जी यहाँ पर दांडी यात्रा स्टार्ट कर देते हैं। याद रखिएगा, दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 को कहाँ से, साबरमती आश्रम से। याद रखिएगा, साबरमती आश्रम से। अब जहाँ पे ये रहते थे बच्चों, साबरमती आश्रम में, साबरमती आश्रम से 78 समर्थकों के साथ, कितने समर्थक थे इनके, 78 समर्थकों के साथ 12 मार्च को दांडी के लिए ये निकल जाते हैं। दांडी गुजरात का एक तट था बच्चों, ठीक है ना। दांडी के लिए ये निकल जाते हैं और लगभग 240 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं पैदल बच्चों, ठीक है ना। 240 मीटर की दूरी पैदल तय करते हैं और 12 मार्च के दिन ये चले थे 1930 में। यानी कि दांडी यात्रा गांधी जी ने कब शुरू की थी, 12 मार्च 1930 को। और ये दांडी पहुँचे कब थे, 5 अप्रैल को बेटा ये दांडी पहुँच चुके थे। दांडी जो गुजरात का तट था 5 अप्रैल को पहुँच चुके थे। याद रखिएगा, यहाँ 2 क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि गांधी जी दांडी कब पहुँचे, 5 अप्रैल को, लेकिन नमक कानून कब तोड़ा, 6 अप्रैल को इन्होंने तट पे नमक बनाया और नमक बना करके नमक कानून तोड़ा। अब याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों के संशय में दिमाग में ये जाता है क्यों गांधी जी ने नमक को ही जो है कानून की अवज्ञा के रूप में चुना था। क्योंकि बच्चों, नमक ही एक ऐसा चीज़ है जो छोटे वर्ग से लेके बड़े वर्ग तक, गरीब से लेकर के अमीर तक सब उसका सेवन करते थे और सरकार इस नमक के ऊपर भी टैक्स लेती थी। और नमक के ऊपर टैक्स के कारण जो है गांधी जी ने नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया, क्योंकि वे चाहते थे कि हर वर्ग का व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति जो है उस चीज़ में आगे आए, इस सत्याग्रह में आगे आए बच्चों, ठीक है ना। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में आगे आना चाहिए, इस वजह से इन्होंने नमक को चुना था बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि नमक जो है छोटे से लेकर बड़ों तक यूज करते हैं, ये सारे लोग जो हैं इस आंदोलन के लिए आगे आएंगे। जब इन्होंने, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आप याद रखिए कि गांधी जी दांडी पहुँचे कब, 5 अप्रैल को। गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा, 6 अप्रैल को। और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ते ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कर दिया। तो आप याद रखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो नमक कानून तोड़ करके 6 अप्रैल 1930 से स्टार्ट होता है बच्चों। जैसे ही गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और गांधी जी ने ये घोषणा की, जो जहाँ भी है अगर वो सक्षम है तो वो कानून की अवज्ञा करे बच्चों। कानून की अवज्ञा का मतलब ब्रिटिश कानून न माने, नमक कानून तोड़ सकता है वो विदेशी कपड़ों को नहीं खरीद सकता है। तो अगर आप डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर, तो वहाँ से आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। अगर आप अंग्रेज़ों के विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो वहाँ से इस्तीफ़ा दीजिए। अगर आप अंग्रेज़ों के विद्यालय में पढ़ा भी रहे हैं तो भी वहाँ से आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित न्यायालय प्रक्रिया को अवरुद्ध करके उसमें आप भाग मत लीजिए। और अगर आप जो है उनके प्रति किसी कार्यकारिणी में है, किसी सदस्यता में है, तो आप जो है वहाँ से बाहर निकल जाइए, ठीक है बच्चों। ये सारी चीज़ें जो है गांधी जी ने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में बाहर निकाला। आप देखेंगे कि इसीलिए विदेशी कपड़ा बहिष्कार समिति की गठन किया जाता है कांग्रेस कार्यकारिणी के द्वारा, क्योंकि विदेशों से जो कपड़ा आता है उनकी कपड़ा का बहिष्कार करने के लिए विदेशी कपड़ा बहिष्कार समिति 1929 में ही गठित की गई थी कांग्रेस कार्यकारिणी के द्वारा। और पूरे भारत में एक व्यापक आंदोलन फैलता है और व्यापक आंदोलन में जहाँ भी हो सकता था, जो जितना सक्षम था बच्चों, वो कानून को तोड़ने लगा और कानून की अवज्ञा करने लगा। और सविनय अवज्ञा का प्रारंभ कब से होता है, तो 6 अप्रैल से हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे किस प्रकार से किन किन लोगों ने जो है कानून की अवज्ञा की है, ज़रा आइए देख लेते हैं एक थोड़ी सी छवि यहाँ पे बच्चों, ठीक है ना। तो नमक सत्याग्रह का प्रसार देखेंगे बच्चों, तो तमिलनाडु, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है कि तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो याद रखेंगे तमिलनाडु के तंजौर समुद्री तट पे बच्चों, तंजौर के समुद्री तट पे सी राजगोपालाचारी, किसने, सी राजगोपालाचारी ने जो बच्चों
त्रिचिनापल्ली से, याद रखेंगे, त्रिचिनापल्ली से वेदारण्य की यात्रा की और नमक कानून तोड़ा। ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि सी राजगोपालाचारी ने नमक सत्याग्रह में कहाँ का नेतृत्व किया, तो तमिलनाडु में किया। कहाँ से कहाँ तक की यात्राएं की, तो त्रिचिनापल्ली से वेदारण्य की यात्रा की और नमक कानून तोड़ करके वहाँ पे भी सरकार के कानून की अवज्ञा करते हैं बच्चों। ठीक है ना। गांधी जी ने कहा था जहाँ भी हो सके आप ऐसा कीजिए। ठीक है ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जितना सहयोग, जितना जनता का सहयोग इनको असहयोग आंदोलन के अंदर मिला था वो उतना इसमें नहीं था, लेकिन फिर भी ये पूरे भारत में एक उत्कृष्ट आंदोलन बन के खड़ा हुआ था बच्चों। ठीक है ना। आगे चलेंगे यहाँ पे, तो मालाबार, याद रखेंगे, मालाबार के अंदर जो है कालीकट से पोयानूर तक बच्चों, कालीकट से पोयानूर तक के केलप्पन के द्वारा जो है नेतृत्व किया जाता है। अगर आगे देखेंगे आंध्र क्षेत्र के अंदर बच्चों, क्योंकि पूछा जाएगा यह सारी चीज़ें, आंध्र क्षेत्र के अंदर देखा जाएगा तो पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा तथा गुंटूर क्षेत्र में जो है नमक कानून तोड़ा जाता है बच्चों। ठीक है ना। मालाबार क्षेत्र में के केलप्पन के द्वारा कालीकट से पोयन्नूर तक बच्चों, ठीक है, यात्रा की जाती है और यात्रा करने के बाद जो है नमक कानून तोड़ा जाता है। और आप कहेंगे वाइकोम सत्याग्रह में भी के केलप्पन ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी बच्चों। ठीक है ना। आगे आंध्र क्षेत्र हो ही गया, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा तथा गुंटूर क्षेत्र में बच्चों। ठीक है ना। उड़ीसा में अगर आप देखेंगे तो बालासोर, कटक, पुरी के तटीय क्षेत्रों में गोपाल बंधु चौधरी बच्चों। ठीक है ना। गोपाल बंधु चौधरी ने यहाँ पे नेतृत्व किया था उड़ीसा के बालासोर, कटक और पुरी तट पर। ठीक है बच्चों। नमक कानून को तोड़ा, नमक बनाया किसने, तो गोपाल बंधु चौधरी के नेतृत्व में सभी लोगों ने। ठीक है बच्चों। फिर आप बंगाल में देखेंगे तो बंगाल में भी आप देखेंगे बच्चों तो सुभाष चंद्र बोस और जे.एम. सेनगुप्ता, ये दो गुटों में विभाजित थे बच्चों। दो गुटों में विभाजित होकर के इन्होंने अलग अलग जो है नमक कानून तोड़ा बच्चों। ठीक है बच्चों। नमक कानून तोड़ करके बंगाल में जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कर देते हैं। फिर आप देखेंगे बिहार में चंपारण और सारण जिले में बच्चों नखास तालाब, यानी देखिएगा यहाँ पे नखास तालाब में इन्होंने नमक बनाया और नमक बना करके वहाँ पे नमक कानून तोड़ करके बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दी बच्चों। ठीक है। अब आप देखेंगे पेशावर के अंदर, ज़रा इंपॉर्टेंट पॉइंट रखिएगा, ये पेशावर के अंदर बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, ज़रा ध्यान से मैं दिखाऊंगा आपको। क्योंकि यहाँ पे पेशावर के अंदर खान अब्दुल गफ्फार खान बच्चों, ठीक है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था। और इनके बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों वो ये है कि बादशाह खान और सीमांत गांधी के नाम से इनको जानते थे। याद रखिएगा, जब भारत आज़ाद हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा नामक स्थान पे कांग्रेस जीती थी और इन्हीं के नेतृत्व में जीती थी बच्चों। ठीक है। और उस समय इनका मानना था कि जब हम पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान के लिए अगर हम रास्ता दे रहे हैं तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में हमें खैबर पख्तूनख्वा से भारत तक रास्ता पाकिस्तान नहीं देगा क्या? विभाजन के बाद की बात कर रहा हूँ बच्चों वहाँ पे। लेकिन नेहरू जी ने यहाँ पे नहीं लिया। ठीक है ना। खैबर पख्तूनख्वा ने उन्होंने कहा कि नहीं, वो हमारा पार्ट नहीं है, वो हमें पाकिस्तान को दे देना चाहिए। उस समय यही खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा कि हमें भेड़ियों के हाथों सौंप दिया गया बच्चों। ठीक है ना। अब सोचिए, एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि कांग्रेस को जीत दिलाई और भारत के पक्ष में आना चाहते थे। ठीक है। और वहाँ पे पूरा जो जनता थी या कह सकते पूरे लोग जो थे वो कांग्रेस के समर्थन में थे। लेकिन वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो है ये गलती जो है इतिहास के लिए जो है रक्त रंजित करने वाली है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमें जो है भेड़ियों के हाथ छोड़ दिया गया। इनका एक स्टेटमेंट भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना। तो अगर आप आगे देखेंगे तो इनके संगठन का, इनका एक स्वयंसेवी संगठन था खुदाई खिदमतगार बच्चों। ठीक है ना। और इसी को जो है लाल कुर्ती के नाम से भी जानते थे, लाल कुर्ती दल के नाम से जानते थे बच्चों। खुदाई खिदमतगार जो दल था वो किसका था बच्चों? वो खान अब्दुल गफ्फार खान का था बच्चों। ठीक है। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। आगे देखेंगे मणिपुर और नागालैंड बच्चों। मणिपुर में बच्चों थी कौन? मणिपुर नागालैंड में रानी गैंडिल्यू बच्चों। ठीक है ना। रानी गैंडिल्यू जो थी वे 13 साल की अवस्था में ही बच्चों नमक कानून तोड़ करके बच्चों सत्याग्रह में भाग लेती हैं। और सत्याग्रह में भाग लेने के कारण देखेंगे कि जैसे ही जगह जगह पे सत्याग्रह प्रारंभ हुआ ब्रिटिश सरकार इसके दमन पे उतर आई बच्चों। और ब्रिटिश सरकार ने दमन किया, बहुत सारे सत्याग्रहियों को जेल में डाल दिया। और बहुत सारे सत्याग्रहियों को जेल में डालने के बाद भी कहेंगे गांधी जी को जेल में डाला गया, जवाहरलाल नेहरू को भी जेल में डाला गया। और उसी के साथ साथ रानी गैंडिल्यू जो थी बच्चों उन्हें 1932 में जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है ना।
चूँकि 1931 के आसपास आते आते सभी सत्याग्रही छूट जाते हैं जब गांधी इरविन समझौता होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे 1932 में जो है इनको गिरफ्तार किया गया रानी गैंडिल्यू को, और फिर यहाँ पे है इनको शिलांग जेल भेज दिया गया। फिर इनसे मिलने के लिए 1937 में जवाहरलाल नेहरू जो है वो शिलांग जेल में पहुंचते हैं और जेल के अंदर ही इनको रानी की उपाधि देते हैं। याद रखिएगा, रानी गैंडिल्यू को जो है रानी की उपाधि देते हैं और उनको पहाड़ों की बेटी कहते हैं बच्चों, क्योंकि वो एक कम उम्र की अवस्था में ही पूरे नागालैंड और मणिपुर के अंदर जो है भारत का झंडा थाम करके भारत के आंदोलन के तले जो है इन्होंने पूरी की पूरी जो है मदद की थी, कह सकते हैं गांधी जी का सहयोग किया था और भारत को आज़ाद कराने में इन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई थी बच्चों, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने किसको दी, तो रानी गैंडिल्यू की। कहाँ पे उन्होंने किया था, तो मणिपुर और नागालैंड के अंदर, ठीक है ना। आगे देखेंगे धारासड़ा में बच्चों, वहाँ पे सरोजनी नायडू और महात्मा गांधी के पुत्र जो थे वो मणिलाल। बहुत कम लोगों को पता है कि महात्मा गांधी के पुत्र का नाम क्या था, तो आज जान जाएंगे कि सरोजनी नायडू और मणिलाल जो गांधी जी के पुत्र थे वे धारासड़ा के अंदर जो है इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे जगह जगह पे ये पूरे भारत में आंदोलन फैल चुका था और इस आंदोलन में सबसे महत्व बात ये थी कि जनता जो है, एक निम्न वर्ग के लोग भी जो है, उच्च वर्ग के लोग भी जो है इसमें शामिल हुए। आप कह सकते हैं कि महिलाएं, बच्चे, किसान, दस्तकार, जो भी शिल्पकार हैं, मजदूर हैं, ये सभी लोगों ने बच्चों मिल कर के इसमें भाग लिया और मिल कर के इन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, धरने दिए, जगह जगह पे इन्होंने कानून तोड़ा और कानून की अवज्ञा करने के साथ ही साथ जब अंग्रेज़ों को लगा कि नहीं अब ये ज़्यादा हो रहा है तो उन्होंने दमन करना प्रारंभ कर दिया। और इसी बीच 1930 के अंदर जो है साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो ब्रिटिश संसद में पेश कर देती है और रिपोर्ट जैसे ही पेश होता है ब्रिटिश संसद की तरफ से गोलमेज सम्मेलन के लिए भारतीयों को बुलाया जाने लगा। लेकिन सारे भारतीय तो जेल में थे और जब सारे भारतीय जेल में होंगे तो गोलमेज सम्मेलन के लिए जाएगा कौन, इसलिए गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में। क्योंकि पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, फिर गांधी इरविन समझौता होता है तो बिना किसी शर्त के जो है सारे लोगों को छोड़ दिया जाता है। केवल 3 लोगों को छोड़ के, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को छोड़ के बाकी सभी को रिहा कर दिया जाता है बच्चों, ठीक है ना। इन क्रांतिकारियों को नहीं रिहा किया जाता है जिनको 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी जाती है बच्चों, ठीक है ना। तो इसके आगे की जो कहानी है बच्चों हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ से जो है क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, तो ये सारा वीडियो आप अच्छे से वॉच कीजिएगा। बहुत छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ बच्चों ताकि आप बोर भी ना हो और आराम से जो है आप इसको रिवाइज भी कर सकें। तो आगामी आने वाली सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।